Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल्स और मैं वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अराउंड 6 to 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइन इंटीग्रल्स है, जो कि रेगुलर इंटीग्रल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखते हैं क्या होता है ये। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं रेगुलर इंटीग्रल क्या होता है। जब हम कभी भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं वो हम a to b किसी इंटरवल पे करते हैं। मतलब कोई एक आपको फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जांपल फंक्शन आपका ये है f, ओके, और वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है a से और b पे एंड हो रहा है, तो हम उसका a to b इंटीग्रेशन कर देते हैं f(x) dx। मतलब ये x एक्सिस पे वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ y एक्सिस पे आ रही हैं, तो हम x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो dx क्या होता है, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है इस इंटरवल ए बी का, हम उसको वेरी करते हैं ओवर द इंटरवल ए बी, और हम जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है एरिया अंडर अ कर्व। जो हमारा जो फंक्शन है ए टू बी, जो इसके नीचे का एरिया है वो ये दे देता है इंटीग्रल, जो है आप इंटीग्रेशन करते हो। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है रेगुलर इंटीग्रल में और लाइन इंटीग्रल में। लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, आप एक्चुअल में फंक्शन का तो इंटीग्रेशन कर रहे हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक इंटरवल पे नहीं कर रहे हो, इसमें आप किसी कर्व के अलोंग कर रहे हो। मतलब कोई फंक्शन है f और उसका एक इंटरवल में ना करके कोई कर्व दे रखा है आपको, मान लो ऐसा कोई कर्व दे रखा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ये है, तो आप उसके ऊपर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। बट रेगुलर इंटीग्रेशन में क्या करते थे, एक इंटरवल के ऊपर आप उसका इंटीग्रेशन करते थे। तो ये इसका डिफरेंस है लाइन इंटीग्रल और रेगुलर इंटीग्रल का। तो जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा, लाइन इंटीग्रल एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन टू फंक्शंस डिफाइन अलोंग कर्व। मतलब जो फंक्शन एक कर्व के अलोंग डिफाइन किए गए हैं, ना कि एक इंटरवल के अलोंग डिफाइन किए गए हैं, तो उनको भी कवर कर लेगा। ये वो पर्टिकुलर केस हो गया जो आप रेगुलर इंटीग्रल करते थे। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट क्वान्टिटीज लाइक वर्क डन बाय अ फोर्स फील्ड अलोंग अ पाथ। ठीक है, मतलब कि एक फोर्स ने कितना वर्क करा है अलोंग अ पाथ, वो भी हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल के थ्रू। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइन इंटीग्रल। अब हम लाइन इंटीग्रल जो है वो दो तरह के फंक्शंस का करते हैं, एक स्केलर फील्ड का और एक वेक्टर फील्ड का। तो स्केलर फील्ड के करने के लिए फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, इंटीग्रल ओवर सी f(x, y, z) ds। यहाँ पे f फंक्शन क्या है, वो एक स्केलर फंक्शन है। c क्या है, कर्व और पाथ है ओवर विच द इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आप इंटीग्रेशन करोगे, जिस पाथ के ऊपर आप इंटीग्रेशन करोगे, एफ कोई स्केलर फंक्शन है। डी एस क्या है, उस मतलब कि आप अगर कोई कर्व इस तरह से दे रखा है, इसके ऊपर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट को हम बोलते हैं डी एस। उसका कोई भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है वो डी एस है। अब ds निकालने का फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन पर है। ds कैसे निकाला जाता है, आपका कोई भी आपका जो भी कर्व है ना, हम उसको पैरामीटराइज करेंगे। मतलब वो x y z की फॉर्म में अगर दे रखा है तो हम उसे एक t वेरिएबल की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ds की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि है dx/dt² प्लस dy/dt² प्लस dz/dt² स्क्वायर रूट इंटू dt। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आर्क लेंथ अलॉन्ग अ कर्व सी, मतलब कि अगर आपके पास कोई कर्व है जिसके अलॉन्ग कोई पाथ है, जिसके अलॉन्ग आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, वो स्टार्ट हो रहा है ए से बी तक। अगर आप ए से चलना स्टार्ट करते हो और एक थ्रेड आपके हाथ में है, ठीक है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, आप चलते 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 यहाँ से बी तक पहुँच जाते हो, तो थ्रेड को आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, उस थ्रेड की लेंथ क्या होगी, तो उसको लेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ फॉर्मूला, जो आपके स्क्रीन पे दे रखा है एल की फॉर्म में। एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी डी एस। सो डी एस वही अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द आर्क, और जिसके अलोंग आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, दैट इज सी। तो हम क्या करेंगे, कर्व को पैरामेट्रिकली कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आपको यहाँ दे रखा है आर टी इज इक्वल टू, हम जो भी आपको कर्व दे रखा होगा उसको एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेके आएंगे, जहाँ पे t जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आर टी इज इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप, और t की वैल्यू किसी एक इंटरवल में वेरी कर रही है। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, उसको एक रेगुलर इंटरवल में ही कन्वर्ट कर लिया, जो आपका
पाथ के ऊपर फंक्शन डिफाइन किया गया था, हमने उसे एक रेगुलर, एक्चुअल में रेगुलर इंटीग्रल में ही कन्वर्ट कर लिया उसको, a टू b जो कि उसकी वैल्यू है t की। और तो जो l वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो निकल के आएगी जो भी आपकी एक कर्व जो पाथ है उसकी जो लेंथ होगी, अगर जैसे जो मैंने थ्रेड का एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग। और सिमिलरली लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एफ क्या एक वेक्टर फील्ड है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, वो एक वेक्टर फील्ड गिवन है। और डी आर कैसे निकालेंगे हम, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इन दोनों को पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एफ का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, तो वो आ जाएगा आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। फिर इसी में नेक्स्ट क्या है, लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो अगर आपकी जो वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, जो कि मैं अपने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, पोटेंशियल फंक्शन पोटेंशियल फील्ड करके। तो अगर कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसके लिए एक पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है, जिसका मैं अगर ग्रेडियंट लेता हूँ तो वो वेक्टर फील्ड एफ वापस से बन जाएगी। मतलब मैंने पिछली वीडियो में निकालना भी सिखाया था कि स्केलर फंक्शन को कैसे निकाला जाता है, बट इसमें इसका यूज़ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही यूज़ है कि अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो मैं एफ फील्ड को एज अ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई लिख सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, जब आप इसका इंटीग्रल नीचे करोगे तो इंटीग्रल ओवर सी कर रहे हो एफ डॉट डी आर, तो एफ को मैं फाई ग्रेडियंट फाई लिख सकता हूँ, तो ये इक्वल होता है फाई बी माइनस फाई ए के अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लाइन इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम जो आपका ग्रेडियंट फाई है वो इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल हो जाएगा फाई बी माइनस फाई। मतलब इसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट मैटर करता है पाथ में। जैसे पाथ आपको ए टू बी दे रखा है, इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है और टर्मिनल पॉइंट क्या है वही मैटर करता है। तो जब भी आपकी वेक्टर फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होगी तो आपको जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। मतलब पाथ मैटर नहीं करता, उसमें पाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है और फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, उसमें सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल दैट द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ व्हेन द फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर, तभी हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में ये सब जो हम थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं वो है क्या, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। तो आपको कोई एक वेक्टर फील्ड दे रखी है स्मॉल एफ और कर्व दे रखा है आपको स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 से 1 1। तो 0 0 से 1 1 का मतलब है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो गए यहाँ तक लाइन जा रही है आपकी 1 1 तक। हमें इसके ऊपर जो है वेक्टर स्केलर फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो अगर 0 0 से 1 1 पे आप मूव हो रहे हो तो इसका मतलब x को मैंने क्या करा, t एज्यूम कर लेता हूँ और y को भी t ले लेता हूँ और t को बिलोंग करा देता हूँ क्लोज इंटरवल 0 1 में। तो अगर t मेरा 0 से 1 मूव कर रहा है तो एक्चुअल में x भी तो 0 से 1 मूव कर रहा है और y भी 0 से 1 मूव कर रहा है, तो x और y एक्चुअल में 0 से 1 ही मूव करेंगे। तो मैंने क्या करा, इसको पैरामीटराइज कर दिया जो भी गिवन कंडीशन थी, क्योंकि मैं 0 0 से 1 1 पे मूव कर रहा था। तो मैंने इसको पैरामीटराइज करके दोनों वैल्यूज़ को मैं t फॉर्म में ले आया, x भी t की फॉर्म में ले आया और y भी t की फॉर्म में ले आया और t की वैल्यू दे दी 0 से 1। अब इसमें क्या निकालना होगा हमें, आर्क लेंथ जो फॉर्मूला जो था आपका dx बाई डी टी। अब क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही हैं आपकी 2 डायमेंशन में ही है ये पाथ, तो dx बाई डी टी स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव करोगे, x क्या है t के इक्वल है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 और dt, तो ये हो गया √2 dt हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो आपका जो लाइन इंटीग्रल होता है fx, y ds होता है। तो fx, y जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है, x जहाँ यहाँ भी जो स्टार्टिंग में, तो इसको भी हम क्या करेंगे t में ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारा x की वैल्यू भी t है और y की वैल्यू भी t है अकॉर्डिंग टू द पाथ, जो भी आपका पाथ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने पुट कर दी f में, और ds क्या आ गया आपका √2 dt, और t की वैल्यू 0 से 1 वैरी कर रही है। बस ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपका √2 0 to 1
2t² dt, तो हो गया √2 बाई 3 t³ 0 to 1। तो ये 1 ही होगा t³ का, जब आप वैल्यू डालोगे तो 2√2 बाई 3 इसका आंसर आ गया। तो यही आपका लाइन इंटीग्रल है फॉर द स्केलर फील्ड f ओवर द कर्व c। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अभी हमने जो करा फर्स्ट प्रॉब्लम वो स्केलर फील्ड का लाइन इंटीग्रल था, अब हम वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो इसमें वेक्टर फील्ड क्या दे रखी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका हमें करना है ओवर द यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल को पैरामीटराइज करने का सिंपल तरीका, जो आपने किसी भी, अगर कोई भी आपका कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई पॉइंट दे रखा होता है तो उस पॉइंट को आप पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दो, एक्स इक्वल टू आर कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन टी, इस तरह से कन्वर्ट करते हो। तो हम यही यूज़ करेंगे पैरामीटराइजेशन के लिए। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, जो आपको सर्कल दे रखा है उसका रेडियस क्या है यहाँ पे, वो उसका रेडियस है 1। तो आपका एक्स हो गया कॉस टी और वाई हो गया साइन टी। और टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 2 पाई। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक्स टी की वैल्यू डालोगे ना, तो जो आपको मूवमेंट स्टार्ट होगी, जब आप फर्स्ट वैल्यू डालोगे टी की वैल्यू 0 डालोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे क्या होता है, वो 0 होता है। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो 1 0 बनेगा। अब आप टी की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ धीरे धीरे धीरे, आप टी की वैल्यू π/2 पे लाओ। π/2 पे कॉस क्या होता है 0 और साइन क्या होता है 1। तो आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे और धीरे 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 आप यहाँ आ जाओगे। π/2 पे क्या आया 1, सॉरी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। फिर आप वैल्यू दोबारा से चेंज करो, t की वैल्यू पाई डालो, t की वैल्यू पाई डालोगे तो cos की वैल्यू क्या होती है -1 और साइन की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ से मूव करते 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 आप यहाँ तक आ गए। तो ये हो गया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। और जब आप 2 पाई डाल दोगे, 3π/2 डालोगे, तो फिर आप यहाँ से यहाँ मूव कर जाओगे और फिर आपका ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम इसके पैरामीटराइजेशन करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड का क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ एक्स वाई। अब एक्स वाई की जगह आपने क्या करना है, वो तो चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा कॉस टी और वाई की जगह आ जाएगा साइन टी, है ना, क्योंकि हमने उसको पैरामीटराइज कर दिया। एंड डॉट डी आर, डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये होती है। तो हम ये करते हैं लाइन इंटीग्रल। तो आपको टी की वैल्यू पता है 0 से 2 पाई है, तो एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो आपको सबसे इनिशियल में दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है कॉस आई कैप और साइन, और वाई की जगह रखना है आपको साइन टी जे कैप। हमने रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस करा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है आपको वेक्टर फील्ड, बट हमें तो पैरामीटराइज करना है, तो एक्स और वाई रिमूव करके हमें टी की फॉर्म में लेकर आना है। और टी की फॉर्म में हमने कहाँ से यूज़ करा, यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी। आई होप आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको बस इतना याद रखना है कि आपने उसको चेंज करके टी की फॉर्म में लेकर आना है। अब आपका ये भी डी एक्स और डी वाई भी जो है वो किस फॉर्म में दे रखा है, वो आपको दे रखा है एक्स और वाई फॉर्म में, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो अगर एक्स आपका कॉस टी है तो डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन टी डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन टी डी टी आई कैप। अब डी वाई की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लो। वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, साइन टी, तो डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, कॉस टी, और डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कॉस टी डी टी। तो आप क्या रखोगे इसको, कॉस टी एंड डी टी जे कैप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, क्योंकि बीच में यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। एफ डॉट डी आर था ना आपका, सो 0 से 2 पाई। अब आई वाले आई के साथ हो जाएंगे और जे वाले जे के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन
टी कॉस टी हो जाएगा, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन टी कॉस टी, और ये हो गया आपका डी टी। तो इसके जो इनसाइड वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि आप ज़ीरो का इंटीग्रेशन भी अगर करते हो तो वो ज़ीरो ही रहने वाला है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपने कैसे उसको पैरामीटराइज करा और कैसे उसका वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करा। अब आपको इवेल्युएट करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम में x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई, मीन्स आपको ये वैल्यू दे रखी है कि आपको इसी को इवेल्युएट करना है, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपने इसको पैरामीटराइज करना है, क्योंकि ये एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो उसको पैरामीटराइज करना है। तो पैरामीटराइज करते हैं, ये करते हैं इसको, कैसे हो सकता है ये। तो आपका जो आप क्या है, वेयर सी इज़ द ट्रायंगुलर पाथ विद वर्टिसेस 0 0 to 1 0 एंड 1 0 to 1 1 एंड 1 1 से 0 0। तो आप अगर इसको ग्राफिकली देखोगे तो यही बनेगा जो मैंने यहाँ बना रखा है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हो 1 0 तक जाते हो, फिर 1 0 से स्टार्ट करके आप 1 1 पे जाते हो, फिर वापस से 0 0 पे आ जाते हो। तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, सेकंड पार्ट ये है, और आपका थर्ड पार्ट ये वाला लाइन है। तो हम इन तीनों लाइन के अराउंड इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और फिर उसका सम कर लेंगे, तो आपका फाइनल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो केस 1, जब आप 0 0 से कहाँ मूव कर रहे हो, 1 0 पे, तो इस केस में x क्या लोगे, x t ले लिया और y को 0 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि x आपका मूव कर रहा है 0 से 1, तो मैंने t की वैल्यू क्या ले ली, 0 से 1, x इज इक्वल टू t है और y इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका dx इज dx बाई x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और y का करोगे तो dy dt 0, तो dt मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं अगर दोबारा से करके दिखाऊँ, अगर आपने x का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, dx इज इक्वल टू dt हो गया यहाँ पे। और सिमिलरली y का करोगे dy बाई dt इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू 0, क्योंकि dt जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको x y dx dy चारों चीज़ें पता लग गई हैं और आपको लिमिट्स भी पता लग गई हैं 0 से 1। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखो, x प्लस वाई डी एक्स है आपका जो ऊपर इनिशियली आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए दे रखा है। तो x की वैल्यू t, y की वैल्यू 0, फिर है dx की वैल्यू है dt, फिर x माइनस वाई, तो x की वैल्यू है t, y की वैल्यू 0 और dy की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन कहाँ कन्वर्ट हो गया, 0 to 1 t dt, इतने में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 0 to 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी हाफ। तो ये केस 1 के लिए आया है, जब हमने फर्स्ट वाला पार्ट करा, जब आपका ट्रायंगुलर का 0 0 से 1 0 पे मूव करा है ये वाला बात। अब हम 1 0 से 1 1 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो केस 2 ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं हम, 1 0 से 1 1 पे। तो मैंने x इज इक्वल टू तो 1 रखा, क्योंकि 1 फिक्स हो गया आपका, 1 में चेंज नहीं आ रहा है, y में चेंज आ रहा है, तो y इज इक्वल टू t ले लिया एंड t बिलोंग टू 0 to 1। सो जब मैं dx बाई dt करूँगा तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यह आ गया आपका dx इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे दिस टाइम dx जो है वो 0 आ जाएगा। और जब आप इसका करोगे तो dy बाई dt इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू dt। अब अगेन आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्या था आपका फॉर्मूला, x प्लस वाई डी एक्स है ना, x प्लस वाई डी एक्स और x माइनस वाई डी वाई है। तो x प्लस वाई मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू t, और फिर क्या है dx तो है आपका 0, फिर है प्लस x माइनस वाई एंड dy की वैल्यू है dt। तो आपका ये बन गया इंटीग्रेशन। तो 0 to 1 आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 माइनस टी डी टी का ही करना है, क्योंकि वाला पार्ट तो 0 हो गया, पहले वाला पार्ट ये पूरा 0 ही हो गया। तो हो जाएगा आपका t 0 to 1 माइनस हाफ टी स्क्वायर 0 to 1, तो हो गया 1 माइनस हाफ, दैट इज़ हाफ। तो ये आपका सेकंड केस का आंसर आ गया।
अब आपका थर्ड केस का क्या मतलब है, आप थर्ड वाला पार्ट जो आपकी लाइन 1 1 से स्टार्ट होगी इधर आ रही है, तो आपको इस लाइन का करना है इंटीग्रेशन, इस लाइन के अलोंग करना है इंटीग्रेशन। तो 1 1 से 0 0, तो 1 1 से 0 0 आप मूव कर रहे हो, तो इसमें x की वैल्यू मूव हो रही है 0 से 1, y की वैल्यू भी मूव हो रही है 0 से 1, बट मैं अपनी जो लिमिट ले रहा हूँ वो लूँगा आप 1 से 0, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 0 तक जा रही है। तो इस केस में मेरा dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा और dy इज इक्वल टू वो भी dt आ जाएगा, मैं डेरिवेटिव जब करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है। तो मुझे अब किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर द कर्व c। अब कर्व c की वैल्यू क्या है, 1 से 0 है आपकी वैल्यू यहाँ पे, पहले 1 से 0 से 1 होती थी, अब लेकिन हम क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, वो 1 से x भी 1 से 0 हो गया और y भी 1 से 0 हो गया। तो इस तरह से हमने पैरामीटराइजेशन यूज़ करा। तो x की वैल्यू t, y की वैल्यू भी t और dx की वैल्यू dt, फिर x की वैल्यू t, y की वैल्यू t, dy की वैल्यू dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 से 0 2t dt। तो ये हो गया 2/2 t स्क्वायर 1 to 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 0 माइनस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू -1। तो आपके अब तीनों केसेस के आंसर जो होंगे उनका सम करना है आपने, केस 1 केस 2 प्लस केस 3। तो फर्स्ट केस में हाफ आ रहा था, सेकंड केस में हाफ और थर्ड केस में -1, तो आपका आंसर आ रहा है 0। तो जो आपको लाइन इंटीग्रल निकालना था वेक्टर फील्ड का, जो आपको ऑलरेडी गिवन था कि आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन में ऊपर आपको दे रखा है इसका, तो ये आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, यही आपको सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इवेल्युएट करना है लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड आपको। अब इस तरह से दे रखी है, ये 3 टपल्स की फॉर्म में, मतलब ये आई का कंपोनेंट है, ये जे का कंपोनेंट है, ये के का कंपोनेंट है, एंड द कर्व सी टू बी द लाइन सीगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 1 0 0 टू 2 1 1। तो हमें पाथ भी दे रखा है, क्या है इसका, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, f डॉट डी आर होता है ओवर द कर्व सी। तो f आपको एक्चुअल में दे रखा है वाई आई कैप प्लस जेड जी कैप प्लस एक्स के कैप, ये आपको दे रखी है वैल्यूज़, और किसके साथ करना है, डी एक्स आई कैप प्लस, ये फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर का, डी जेड के कैप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आई का कंपोनेंट आई के साथ होगा वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, ये आपको सॉल्व करना है ओवर द कर्व सी। अब आपका 1 0 0 से मूव कर रहा है पॉइंट, जो आपका पाथ है वो 2 1 1 पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस टी, y की वैल्यू t और z की वैल्यू t। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैंने 1 प्लस टी लिया, और t कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 0 से 1 पे वैरी करेगा। ठीक है, अगर आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, और t की लास्ट वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू 1 डालने से x 2 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा और z वो भी 1। तो वही तो वैल्यू है आपकी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, और तो बीच वाले भी सेटिस्फाई कर जाएंगे यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, dx बाई डी टी जब आप करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वही चेंज कर रहे हैं हम, तो सिमिलरली डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा और डी जेड इज इक्वल टू वो भी डी टी हो जाएगा। तो आपका जो ये यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1 वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, वाई की वैल्यू क्या है आपकी टी और डी एक्स की वैल्यू है डी टी। फिर z की वैल्यू है t और dy की वैल्यू भी है dt।
और x की वैल्यू क्या है 1 + t, और dz की वैल्यू हो जाएगी dt। तो आपको मेनली इसको ही सॉल्व करना है अब। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 + 3t dt। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, t 0 to 1 3/2 t² 0 to 1, तो ये आएगा 1 and 3/2। तो एलसीएम लोगे तो 2 and 5/2, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें बस आपने क्या करा, पैरामीटराइज करना मेन है पार्ट, जो आपने पैरामीटराइज करा है 1 0 0 से जो आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, तो मेन यही पैरामीटराइजेशन आपको आना चाहिए। तो बाकी सब इजी है, बाकी तो इंटीग्रेशन है आपका। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, कंप्यूट द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड F along the circle x² + y² = 4 काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम 2 0 to -2 0। तो आपको इसकी वो पता है पैरामीटराइजेशन सर्कल की क्या होती है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या होगा, क्योंकि 4 है यहाँ पे x²। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = r² होती है, जो सेंटर पे जो होता है आपका सर्कल। तो r की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, 2 cos t, और y की वैल्यू 2 sin t। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करो, आपको जो पाथ दे रखा है वो 2 0 से दे रखा है, 2 0 से लेके -2 0 तक ही दे रखा है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और करते 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 आप यहाँ तक ही आओगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पाथ के अलॉन्ग आपने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो इसका मतलब आप पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करोगे, तो आप सिर्फ सेमी सर्कल ही कंप्लीट करोगे। तो टी की वैल्यू जो वेरी करेगी ना, वो 0 से पाई ही वेरी करेगी। तो कि जब आप पाई पे आते हो तो आप यहाँ तक ही पहुँच पाते हो, इस पॉइंट तक ही। जब आप पूरा 2 पाई करते हो तो आप ये नीचे वाला पार्ट भी कवर कर लेते हो। तो इसलिए आपने उसकी लिमिट जो है वो 0 से पाई ही रखी है। इसमें मेन बस यही है, बाकी पैरामीटराइजेशन करना आपको आता है। तो आपकी x और y की वैल्यू f में डालनी है, और अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dx/dt, क्या बनेगा -2 sin t। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 sin t dt, और dy/dt क्या हो जाएगा, 2 cos t। तो dy की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, dy = 2 cos t dt। तो आपको इंटीग्रेशन करना है f.dr का। तो t की वैल्यू 0 से पाई हो गई। अब f क्या है आपका, -yi + xj। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू -2 sin t i n + xj। तो x की वैल्यू क्या है, 2 cos t, एंड डॉट प्रोडक्ट करना है dr के साथ। dr क्या होता है आपका, dxi + dyj, ये होता है। तो यहाँ पे मैं dx की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 sin t, इसमें जैसा पुट करके आपने सॉल्व कर लेना है। ये j होगा यहाँ पे, dx की वैल्यू -2 sin t dt, और dy की वैल्यू 2 cos t dt। सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 to पाई 4 sin² t, i वाले कोफिशिएंट i के साथ और j वाले कोफिशिएंट j के साथ, cos² t dt। तो 4 कॉमन लोगे 1 dt, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो यही आपका आंसर है। तो मेन मैंने जैसे कहा था पैरामीटराइजेशन आपको का इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंटीग्रेशन का ही है, इंटीग्रेशन आपको आता ही है अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, 6th। तो इसमें अगेन सारा पैरामीटराइजेशन का ही था खेल, लेकिन यहाँ पे पैरामीटराइजेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है, आर टी = ti + t² j। तो आपको वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में दे रखा है। मतलब आपको जो
एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स जो फंक्शन ऑफ टी है वो टी दे रखा है, और वाई टी भी आपको क्या दे रखा है, टी स्क्वायर दे रखा है। तो आपने क्या करना होगा यहाँ पे, बस इंटीग्रेशन जब आप करोगे एफ डॉट डी आर, तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि आपका जो वेक्टर फील्ड है उसमें एक्स और वाई भी तो चेंज करोगे, आपको एक्स और वाई पता लग गया टी की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब टी की पावर 4 जे कैप। और सिमिलरली यहाँ से आप डी एक्स निकाल लोगे, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और डी वाई क्या आ जाएगा, 2t dt। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, वो डी एक्स आई कैप होता है तो डी एक्स आई कैप की जगह डी टी आई कैप, और डी वाई जे कैप होता है तो डी वाई की जगह 2t dt जे कैप। तो बस आपने अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करना है, तो इसका आंसर ऑलरेडी पता है आपको क्या है, 2/3 मैंने ऊपर दे रखा है। आप बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपने, आई वाले आई से मल्टीप्लाई करो और जे वाले जे से मल्टीप्लाई करो और फिर इंटीग्रेशन कर दो। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट करना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एस को। तो इसमें वही पैरामीटराइजेशन यूज करना है हमें। एक्स इज इक्वल टू 4y दे रखा है और जेड इज इक्वल टू 3 दे रखा है। एक्स इज इक्वल टू 4y एंड जेड इज इक्वल टू 3। तो y कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, y आपका क्योंकि x y पे डिपेंड कर रहा है और z तो एक कांस्टेंट है, तो z का जब चेंज करोगे dz बाई dt करोगे तो वो तो ज़ीरो ही होने वाला है। dz बाई जब आप dt करोगे तो ज़ीरो ही तो होगा, तो इसका मतलब dz की वैल्यू ज़ीरो होने वाली है। अब रहता है y कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हाफ से 1 मूव कर रहा है y, है ना। तो पैरामीटराइजेशन कैसे करोगे y का, क्योंकि जैसे आपको y का पता लग गया, x का तो ऑलरेडी y पे ही डिपेंड हो रहा है, तो y जो है वो हाफ से 1 जा रहा है। तो मैं y को क्या ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू टी ले रहा हूँ मैं अगर, तो t कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, हाफ से 1, ठीक है ना। आपका ये लिमिट पता लग गई और x इज इक्वल टू 4t आ गया, तो y इज इक्वल टू टी आ गया और x इज इक्वल टू 4t आ गया। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा यहाँ से 4, मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी 4t। अब आपने इसमें क्योंकि यहाँ पे जो आप ऊपर इंटीग्रेशन देख रहे हो ना, ये आपको किसका निकालना है, ये एक वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड का निकालना है, ना कि वेक्टर फील्ड का। और वेक्टर फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है जो आपका एफ है फंक्शन और ds, फिर ds की वैल्यू आप निकालोगे वो क्या होगी, ds इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर। तो dx बाई dt आपका 4 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर। अब dz तो आपका dz बाई dt तो 0 है, ऊपर मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो dx बाई dt का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, dy बाई dt क्या है आपका, यहाँ से क्योंकि y की वैल्यू आपकी t है तो dy बाई dt आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और dz बाई dt इसको 16, तो रूट 17 आ गया ये, रूट 17, और साथ में यहाँ फॉर्मूले में dt भी होता है। तो ds की वैल्यू आपकी आ गई रूट्स, मतलब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल ओवर हाफ टू 1, f की वैल्यू क्या क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड थी, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 4t का स्क्वायर, y की वैल्यू है t और z की वैल्यू है 3, तो ये पूरा आ गया अंडर रूट 17 dt। तो इसको सॉल्व कर लेना है आपने, क्या हो जाएगा ये, हाफ टू 1 16t स्क्वायर प्लस 3t और रूट 17 बाहर dt। तो इसको सॉल्व कर लेना आप, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर यही आएगा 139/24 एंड अंडर रूट 17।
मेन आपको बस पैरामीटराइजेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन तो आप इसका ईजिली कर ही लोगे। 1/2 to 1 लिमिट है इसमें बस। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए आपको अगेन इंटीग्रेशन आपको जिसका निकालना है वो आपको दे रखा है, आपको कुछ पुट नहीं करना है, मतलब f.dr या f.ds ये नहीं करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑलरेडी दे रखा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। और द कर्व सी कैसे दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y z इज इक्वल टू एक्स, और x की लिमिट दे रखी है यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर आप पूरे के पूरे इंटीग्रल को जो dx dy और dz में दे रखा है, अगर आप उसको x में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि x की लिमिट दे रखी है आपको, इंटीग्रेशन आप 0 to 2 करोगे तो पूरे को x में कन्वर्ट कर लो इसको। अब z x में दे रखा है, एक्स स्क्वायर 4y दे रखा है, तो y को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव कर दो एक्स स्क्वायर का, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको डी वाई की वैल्यू पता लग जाएगी, यहाँ से डी वाई की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दो इधर, तो x बाई 2 इंटू डी एक्स, ये डी वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डी एक्स आ जाएगी। बस आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो x की वैल्यू 0 से 2 दे रखी है। अब मैं बस इसमें पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इनमें पुट कर रहा हूँ बस। सबसे पहले x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है x ही, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4। कहाँ से निकाली है वो मैंने, यहाँ से। सब कुछ हम x में कन्वर्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें x की लिमिट दे रखी है यहाँ पे, dx माइनस एक्स क्यूब। अब dy की वैल्यू क्या दे रखी है, हमने अभी निकाली है ऊपर, x बाई 2 dx, फिर y प्लस जेड, y की वैल्यू सेम एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड z की वैल्यू x, dz की वैल्यू dx। हमने सिर्फ यहाँ पुट करा है, आपने नोट करना है, हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी हैं सारी की सारी जो हमने नीचे अभी निकाली हैं, x y dx, फिर एक्स क्यूब dy की वैल्यू भी निकाली हुई है हमने, तो वो सब हमने यहाँ पुट कर दिया और इसको हमने नया इंटीग्रल बना लिया। अब आप इस इंटीग्रेशन को देखोगे सिर्फ और सिर्फ x में ही है, तो इसको आप सॉल्व करना, इसका आंसर 10/3 आएगा। ठीक है, इतना ही हिंट आपके लिए काफ़ी है, आपको बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। पैरामीटराइजेशन इसमें t को यूज़ नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की लिमिट दे रखी थी आपको, तो मैंने वही लिमिट यूज़ करी है। पूरा का पूरा आपने उसको पैरामीटराइज ही करा है, एक्चुअल में वो x की फॉर्म में पैरामीटराइज करा है, क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल होता है ना x जो आपका यहाँ पे दे रखा है dx। जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, x रहेगा ही नहीं जब आप, तो इसको डमी वेरिएबल बोलते हैं। आप t में लिखो, x में लिखो, z में लिखो, या अपने नाम में लिख लो। आपका नाम अगर है अमन तो अमन में लिख लो, डी अमन, तो मतलब आप वो डमी वेरिएबल है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने एक्चुअल में पैरामीटराइजेशन ही करा है इसका x की फॉर्म में। सो लास्ट प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। तो कोई आपको फील्ड दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड इन मूविंग अ पार्टिकल ओवर द सर्कुलर पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जेड इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 2 0 0 टू 0 टू 0। मतलब कि आपका ये जो सर्कल है ना, ये आपका एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जेड की वैल्यू 0 दे रखी है। अब आपने वही पैरामीटराइजेशन करना है, रेडियस 2 cos t y इज इक्वल टू 2 sin t, ये आप कर लोगे। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, आपका जो ये एक्स वाई प्लेन में ही है, आपका z 0 है दे रखा है आपको क्लियरली, तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 0 0, और जा कहाँ तक रहा है, वो यहाँ तक ही जा रहा है बस। मतलब आपका सर्कल कितना पूरा हो रहा है, सिर्फ क्वार्टर सर्कल पूरा हो रहा है। अभी जो पिछला क्वेश्चन करा था, सबसे पहला क्वेश्चन करा था, उसमें पूरा सर्कल आ रहा था, फिर उसके बाद हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें सेमी सर्कल आ रहा था, तो हमने t की लिमिट पाई तक रखी थी। अब इसमें क्वार्टर सर्कल आ रहा है, तो इसकी लिमिट हम रखेंगे π/2 तक। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। आई होप दिस इज क्लियर। जो हमने अभी क्वेश्चन करा था, यस ये वाला क्वेश्चन जो करा था उसमें सेमी सर्कल था, तो इसमें तो आप आई थिंक कर लोगे आगे का पूरा क्वेश्चन। इसमें x वेक्टर फील्ड माइनस एक्स वाई आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप दे रखी है। इसमें x और y और
z तो 0 है तो z की वैल्यू 0 पुट कर देना, और जब आप डी जेड निकालोगे तो वो भी 0 ही आएगा, तो उसमें z वाला पार्ट तो पूरा रिमूव ही हो जाएगा। और डी एक्स निकालोगे, डी वाई निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ टी वाई डूइंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका आंसर आपका 16/3 आएगा। वो आप सॉल्व करके देख लेना। दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर टास्क। और अगर आप कर लो सॉल्व तो कमेंट में भी रिप्लाई ज़रूर देना कि आपने वो क्वेश्चन करा है सॉल्व पूरा अपना खुद से, और आंसर यही आ रहा है। हो सकता है मैंने आंसर जो लिखा वो गलत हो गया हो मेरे से, बट मैंने सॉल्व करके देखा था तो वही आ रहा था। आप भी सॉल्व करके देखना है इसको। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज हमने लाइन इंटीग्रल सीखा है जो रेगुलर इंटीग्रल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी आपको समझ आ गया होगा कैसे डिफरेंट होता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियो अच्छे से देख रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।